चलिए बेटा देखिए, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है या ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है या 10th क्लास के लिए सबसे मतलब बिल्कुल न्यू टॉपिक है। इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री आपने कहीं नहीं पढ़ी, 9th या उसके प्रीवियस क्लास में कहीं आपने नहीं पढ़ी। तो फर्स्ट टाइम आपके लिए इंट्रोड्यूस हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? तो जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है या दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक ट्रिग्नॉन और मेट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री यह दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है ट्रिग्नॉन और दूसरा है मेट्रॉन। ट्रिग्नॉन का मीनिंग होती है ट्रायंगल्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट करना। मेजरमेंट मतलब ये हो गया कि किसी भी ट्रायंगल का जो मेजरमेंट हम करते हैं तो उसको ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ट्रायंगल में हम क्या मेजरमेंट करेंगे। ट्रायंगल का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको हम लोग मेजर करते हैं? तो ट्रायंगल के 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो या तो हम एंगल का मेजरमेंट करें या तो साइड्स का मेजरमेंट करें, बस इन्हीं का मेजरमेंट क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। लेकिन स्टार्टिंग में जब ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हुई थी उस समय जो ट्रिग्नोमेट्री है सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के बारे में बताया गया, और ट्रायंगल वो भी सिर्फ एक टाइप का ट्रायंगल जिसमें हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते थे। तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है अभी भी। लेकिन आज की डेट में जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ अब हम इस बात में सीमित नहीं रह गई है कि वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेगा। वो हर टाइप के ट्रायंगल के लिए हर टाइप के ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करता है, या ट्रायंगल से बाहर दूसरे फील्ड में भी इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है, या एक तरीके से हर फील्ड में ये काम आने लगा है। ठीक है, तो आज की डेट में जो ट्रिग्नोमेट्री है एक बहुत ही वास्ट टॉपिक हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ट्रायंगल में अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री से क्या रिलेशन है। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ मैं फॉर्म कर लेता हूँ जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। ये जो एंगल है यह 90 डिग्री का है, इसका नाम देता हूँ ए बी एंड सी। एंगल बी जो है 90 डिग्री है। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन, चौथा है कॉट, पांचवा है सेक एंड छठा है कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। लेकिन ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने बताए हैं ये सब शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म मैं इसको लेफ्ट में लिखता हूँ, ये तो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है साइन, SINE, इसमें ई नहीं आता है।
कॉस का है कोसाइन, टैन का है टेंजेंट, कॉट का है कोटेंजेंट, सेक का है सीकेंट और कोसेक का है कोसिकेंट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है और ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक लिखा है, अगर ऐसे ही लिख करके अगर आप दे देते हो या ऐसे ही कोई लिख करके दे देता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वह मीनिंगलेस है। जब तक मीनिंगलेस रहेगा, इसके आगे कोई एंगल ना लगा हो। यदि कोई एंगल हम लगा दें इनके आगे, तब ये क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा। तो एंगल रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है जिसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं। थीटा क्या पढ़ते हैं इसको, थीटा। वो शेप का होता है THITA, इसकी स्पेलिंग है थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल थीटा है, थीटा है, तो इसके आगे अब क्या लगा दो बेटा, यहाँ पे थीटा लगा दो, सबके आगे थीटा लगा दो और ये मीनिंगफुल हो गया। और यही थीटा यहाँ भी मैं लगा देता हूँ थीटा, तब ये मीनिंगफुल हो गया। अब हम लोग को ये देखना है कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनका इस ट्रायंगल की साइड्स में, जैसे ये हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस, इनमें इनके साथ में क्या रिलेशन होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे इसका रिलेशन जानने के पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस है, कौन सी बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि 9th तक जनरली ये चीज़ें नहीं बताई जाती है, जब 10th में आते हैं तो सारी चीज़ें जानना जरूरी हो जाता है। देखो बेटा, 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस कहलाती है। 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस कहलाती है। और जो एंगल हम देख रहे हैं, जो एंगल हम देख रहे हैं इसके सामने की साइड ये हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है। और जो साइड बच गई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। आया बेटा समझ में? 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने के साइड परपेंडिकुलर और जो रिमेनिंग साइड हो गई वो बेस। अब आप बोलोगे कि ये तो हम पहले से ही जानते हैं, बिल्कुल जानते हो, लेकिन अब इसको थोड़ा सा उल्टा करता हूँ मैं। अगर इसी ट्रायंगल को मैं यहाँ बना दूँ, ऐसे बना दूँ, ABC और ये है आपका 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री था। अब ये थीटा एंगल तो है, लेकिन मैं अब इस एंगल को ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इस एंगल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस एंगल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तब बेटा ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मतलब ये हो गया कि जिस एंगल को हम देख रहे हैं उसके सामने की साइड, इसके सामने की साइड क्या है, AB, तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, परपेंडिकुलर। इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूस, और जो साइड बच गई ये, इसको हम लोग इस बार आप बेस बोलेंगे। आया बेटा समझ में? इतनी बात समझ में आ गई क्या? ओके, तो ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल आते आते गलत हो जाएंगे सब। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को देखना है कि बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस या बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में क्या इसके साथ में रिलेशन है। तो देखो बेटा, अगर मैं इस वाले में देखता हूँ तो इसका थीटा यहाँ पे है, तो मैं ये कि इसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ इस बार। थीटा ये है, तो थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेन्यूस और बेस ये। तो जो साइन थीटा होता है यह परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो बताता है, यानी कि P/H होता है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस।
कॉस थीटा इक्वल टू ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, एंड कोसेक थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो ध्यान से, अगर ये आप केयरफुली देखते हो तो साइन और कोसेक ये दोनों एक दूसरे के उल्टे दिख रहे हैं, पी अपान एच, एच अपान पी, मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। आप देखो कॉस और सेक बी अपान एच, एच अपान बी, मतलब ये हो गया ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। टेन और कॉट में पी अपान बी, बी अपान पी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स है। आया बेटा समझ में, समझ में आया क्या? अब यहाँ पे अगर इन रेसिप्रोकल के रिस्पेक्ट में अगर मैं एक फार्मूला डिजाइन करूँ तो यहाँ फार्मूला बता सकता हूँ कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान कोसेक, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक है, तो 1 अपान कोसेक थीटा आप लिख सकते हो, या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, क्योंकि देखो साइन का परपेंडिकुलर कोसेशन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन भी है, तो आप दोनों को इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन ये दोनों ही मिल करके एक रिजल्ट आपको दे देंगे। अगर कोसेक को इधर भेजते हो तो साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1, और इसको अगर इधर भेजते हो तो देखो फिर साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1, मतलब ये हो गया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 आइडेंटिटी मिल गई। अब यहाँ से एक बात आपको याद रखना है कि किसी भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपस में रेसिप्रोकल्स हो उनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब वैसे ही कॉस के लिए आ जाओ, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये मिल जाएगा। इसी तरह से अब टेन और कॉट ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा, और इन दोनों का जो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट है मीन्स टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक आइडेंटिटी ये मिल गई नई, एक आइडेंटिटी ये मिल गई नई, एक आइडेंटिटी ये मिल गई नई, और ये सब आपस में आइडेंटिटीज हैं। ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी है, ये भी एक आइडेंटिटी है, ये सबके सब आइडेंटिटी है बेटा, और ये सबको याद रखना जरूरी है, सबको याद रखना है। ये भी एक आइडेंटिटी है, यहाँ से ये भी एक आइडेंटिटी है, ये नीचे वाला भी एक आइडेंटिटी है, ये सबको याद रखना है। ठीक है, ये भी आइडेंटिटी है। तो ये तो मैंने कुछ बेसिक चीजें यहाँ बताई। अब साइन कॉस में भी एक रिलेशन होता है, साइन और कॉस में डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी एक आइडेंटिटी है डायरेक्ट, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है। इसी से हम 3 आइडेंटिटी और बना सकते हैं। अगर मैं सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा निकाल दूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, एक नई आइडेंटिटी बन के आ गई। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालूँ तो क्या बनेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आप साइन स्क्वायर को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक नई आइडेंटिटी आ गई। इसके अलावा एक आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी और यहाँ से बन जाएगी। क्या बनेगा, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी आएगा, ये भी एक आइडेंटिटी है। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू, स्क्वायर हटा दिया तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी बन गई। यहाँ से क्या हो जाएगा,
कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी बन गई। तो ये सब भी क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पे, ये आइडेंटिटी ही दिख रहे हैं, ये सब आइडेंटिटी आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद एक और आइडेंटिटी हम देखें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये अपने आप में एक डायरेक्ट आइडेंटिटी है, इसको भी हम लोग इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, एक मिनट, तो इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल टू tan स्क्वायर को उधर भेज दूँ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। या आप tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी निकाल सकते हो, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये भी एक आइडेंटिटी बन गई। इसी तरह से एक और आइडेंटिटी है जो डायरेक्ट हमें मिलती है, अगर मैं सेक इसका स्क्वायर हटा दूं तो ये रूट अंडर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी बन गई। यहाँ से यदि रूट ले लूँ तो 1 इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी आइडेंटिटी होगी बेटा। यहाँ से tan थीटा अगर ले लिया जाए तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये भी एक आइडेंटिटी बन गई। एक और डायरेक्ट आइडेंटिटी है अपने पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही से दूसरी आइडेंटिटी 1 इक्वल टू क्या बनेगा, तो कॉट को हम भेज सकते हैं उधर, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी आ सकता है। या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब इनके अगर रूट हटाते हैं, ये इसका स्क्वायर हटाते हैं, तो स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। यहाँ से क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या मिलेगा, कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये सारी आइडेंटिटी हैं, लेकिन आपके बुक में सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी डायरेक्ट दे रखी है, ये वाली आइडेंटिटी डायरेक्ट दे रखी है, और ये वाली आइडेंटिटी डायरेक्ट दे रखी है। बस 1 2 3 ये सारी आइडेंटिटी क्वेश्चन करने पर इनकी कभी न कभी जरूरत पड़ती है, और ये इन्हीं आइडेंटिटी से बनते हैं। यहाँ पे ये आइडेंटिटी डायरेक्ट आपको दे रखी है बुक में, ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये 6 आइडेंटिटी आपको बुक में दे रखी है, ये सारे मैंने बनाया है, ये आइडेंटिटी आपके बुक में दे रखी है। 2-3 आइडेंटिटी और है, उसको भी हम लोग देख लें। एक आइडेंटिटी है tan थीटा इक्वल टू, ये होता है साइन थीटा अपान में कॉस ऑफ थीटा, ये भी आपके बुक में डायरेक्ट आइडेंटिटी दे रखी है। एक और कॉट थीटा, इसी का रेसिप्रोकल, तो आप देखो बेटा यहाँ पे tan का रेसिप्रोकल कॉट है, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, तो tan का रेसिप्रोकल कॉट है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा cos थीटा अपान में साइन ऑफ थीटा। बस इतनी आइडेंटिटी आपके 10th क्लास में दे रखी है, और भी थोड़ी सी है लेकिन वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।
हो गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर। ठीक है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए जरूरी क्या क्या है मैं बता दूं आपको। फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए ये जो है अपने पास, ये जो 6 है, इसका तो बहुत ही जरूरत है, ये चीज जानना जरूरी है। और इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम भी जानना जरूरी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लगता है। और याद होगा पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ते आ रहे थे, h² = p² + b² होता है ना बेटा? h² = p² + b² होता है। तो ये भी हमें जानना जरूरी है, कौन सी साइड हाइपोटेनियस है, कौन सी बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। किस सिचुएशन में बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये जानना जरूरी है। ठीक है, रब कर रहा हूँ इसको, रब कर दो। ओके, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 8.1 8.1 वाला क्वेश्चन देखिए। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है ABC, जिसका राइट एंगल बी पर है, मतलब 90 डिग्री बी पर है। AB = 24 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर। BC = 7 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है, तो गिवन क्या है बेटा, गिवन लिख लो। AB = 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर एंड एंगल B = 90 डिग्री। फाइंड करना है फर्स्ट में साइन A कॉस A, साइन ऑफ A कॉस ऑफ A, ये इंटू में नहीं है, अलग अलग है। दूसरा फाइंड करना है हमें साइन C एंड कॉस ऑफ C। सोल्यूशन देखिए बेटा, इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में AB और BC दे रखा है, AB और BC दे रखा है, मतलब हमें हाइपोटेनियस नहीं है। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इन ट्रायंगल ABC आप जानते ही हो कि 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस होती है। तो बाई PGT का मतलब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम AC² = AB² + BC²। क्या है, AC का मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस AB का मतलब परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें रख देते हैं AB = 24 का स्क्वायर प्लस BC का मतलब 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 576 प्लस में 49 = 625, ये आ जाएगा। तो देयरफॉर AC = क्या मिलेगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा 625, यानी कि ये हो जाएगा 25
सेंटीमीटर। आया बेटा समझ में? मतलब AC इक्वल टू हमने निकाल दिया 25 सेंटीमीटर, बेस 24, परपेंडिकुलर 7 एंड हाइपोटेन्यूज 25 हो गया। अब आप यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करो। तो इसका फर्स्ट लेते हैं, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो बेटा साइन का ये का मतलब कि इस एंगल की बात कर रहा है, ये जो साइन के आगे लिखा है वो एंगल है। तो ये एंगल यहाँ पे साइन है, तो इस एंगल के सामने की ये साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने की साइड ये होगी हाइपोटेन्यूज और जो रिमेनिंग होगा बेस। तो साइन थीटा इक्वल टू, अभी मैंने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। तो इसका परपेंडिकुलर कौन है एंगल ए के लिए? ये हो जाएगा BC अपान में हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। बेस कितना है बेटा? BC क्या है? तो BC है 7 और AC कितना है? 25। तो साइन ए इक्वल टू 7/25 हो गया। आया बेटा समझ में? ओके। अब दूसरा पूछ रहा है इसमें कॉस ए, तो कॉस ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है? तभी मैंने बताया था कि बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने साइड हाइपोटेन्यूज है, तो बेस इस बार ए है। तो ये हो जाएगा आपका AB अपान में AC। AB इक्वल टू क्या होगा? तो AB है 24 अपान में AC कितना है? 25। तो cos A इक्वल टू 24/25 हो गया। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट, इसमें साइन C और cos C पूछ रहा है। सेकेंड पार्ट है इसका साइन C। तो साइन C इक्वल टू, अब देखो बेटा एंगल चेंज हो गया, ये अब एंगल नहीं रहा, अब इस एंगल की बात कर रहे हो, इस एंगल के रिस्पेक्ट में अब हमें निकालना होगा। तो मैंने यही बताया था भी कि जिस एंगल को हम ऑब्जर्व करते हैं, जिस एंगल को देखते हैं, उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो इस बार अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा AB, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज तो ही रहेगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने की साइड होती है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट इस बार परपेंडिकुलर क्या बन रहा है? इस एंगल के लिए AB बन रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा AB अपान में AC। AB इक्वल टू कितना है? 24 और AC इक्वल टू कितना है? 25। ये हो जाएगा 24 अपान में 25। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? अब cos C निकाल दो, तो cos ऑफ C इक्वल टू ये होता है आपका बेस अपान हाइपोटेन्यूज। अब ये देखना है कि इस एंगल C के लिए बेस कौन सा है? तो C के सामने की साइड तो परपेंडिकुलर है, मतलब बेस ये है। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखता हूँ BC अपान में AC। BC इक्वल टू कितना है? 7 और AC इक्वल टू कितना है? 25। ये हो जाएगा 7 अपान में 25। ये दो आंसर हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन का और ये दोनों आंसर हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। कोई डाउट है बेटा इसमें? पूछना है?